नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो जब भी हम किसी डायनेमिकल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं जहां पर एक पार्टिकल की हम लोग बात करें या एक से ज़्यादा पार्टिकल्स की बात करते हैं, वहां पर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम उस सिस्टम की इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली होता क्या है, जितने मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स की हमें रिक्वायरमेंट हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट जो उस सिस्टम को फुल्ली डिस्क्राइब कर सके, वो बेसिकली हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर डिफिनेशन हम लिख लेते हैं फिर इसको हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बेसिकली हैं क्या, वेरिएबल्स का मतलब हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, तो इसको हम कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट टू फुल्ली डिफाइन और स्पेसिफाई भी कह सकते हैं इसे हम। इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। तो किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली होते हैं हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पर एक लाइन में इंक्लूड करना चाहूंगा जो डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मुझे बताना था आपको कि वो टर्म कहां से आ रहा है, तो इसलिए मैं बाद में लिख रहा हूं, विदाउट violating constraint of the motion if imposed। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या होती है, फिजिकल कंडीशंस होती हैं जो किसी भी सिस्टम पर अगर हम अप्लाई कर दें तो वो सिस्टम उन कंडीशंस को फॉलो करेगा ही, ये उसकी नेसेसरी कंडीशन होती है कि उसे वो फॉलो ही करनी होगी, फिजिकल कंडीशन, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट, अगर सिस्टम में कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया है और वो उसे वॉयलेट नहीं करना चाहिए, तो वो भी इंक्लूड होगा किसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम में। अब देखिए अगर कंस्ट्रेंट की बात करें तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास स्पेस में एक पार्टिकल है, ठीक है, मैं कहता हूं वन पार्टिकल इन स्पेस, आप बताएं हमें कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन मार्क, क्या बताएंगे आप। तो हम अगर स्पेस की बात करें, इसका मतलब हम क्या करें, थ्री डायमेंशनल सिस्टम की बात करें, कॉन्वेक्शन स्पेस की, एक्स वाई जेड। आप कहोगे कि यहाँ पर सपोज कीजिए हमारा पार्टिकल होगा तो इसके हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे एक्स वाई जेड, यानी कि तीन हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, तीन का जिन कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे इस सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि यहाँ पर हमें दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये z1 होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2 और z2, ठीक है। तो यहाँ पर अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इस टू सिस्टम और पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, x1, y1, z1 और x2, y2, z2। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब एक पार्टिकल था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, ये एक पार्टिकल के लिए है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 3, और जब हमारे पास दो पार्टिकल हो गए तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 6। यानी कि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्पेसिफाई करना चाहें तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए, जहां पर n बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी कि अगर एक नंबर ऑफ पार्टिकल है तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। अगर 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 6। 3 है तो मल्टीप्लाई होता जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब अगर हम कंस्ट्रेंट को भी, मोशन कंस्ट्रेंट है, अगर कंस्ट्रेंट इंक्लूड हो रहा है तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आएगी, देन हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारी हो जाएगी 3
n माइनस के, यानी कि जितने सिस्टम पर कंस्ट्रेंट अप्लाई होंगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम में से वो वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में, हमने आपसे कही रिजिड बॉडी की, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी कि एक पार्टिकल के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, 2 पार्टिकल के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। रिजिड बॉडी के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए? रिजिड बॉडी में हम लोग क्या कहते हैं कि रिजिड बॉडी में कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं और किसी भी 2 पार्टिकल की जो बीच की डिस्टेंस है वो बेसिकली फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी में बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास इसका डिफाइन करने के लिए हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? 3। तो 3 चाहिए होंगे सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने के लिए, और 3 हमारे पास ये, क्योंकि बॉडी कहाँ पे होगी? स्पेस में, तो 3 हमारे पास जो सिस्टम चाहिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे इसके स्पेस के, यानी कि एक्स वाई जेड के, ठीक है। तो 3 और 3 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी रिजिड बॉडी की? 6। रिजिड बॉडी की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी कब? जब इस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं अप्लाई है। अभी हमने कुछ नहीं बताया कि ये बॉडी कहाँ पे है, ये बेसिकली स्पेस में है, क्योंकि अभी हमने ये नहीं कहा कि मान लीजिए कि ये कहीं लाई कर रही है या किसी एंगल पे है या किन्हीं 2 पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है नहीं फिक्स है, वो कुछ नहीं बात कर रहे हैं। तो रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे और 3 इसके एक्सिस को डिफाइन करने के लिए, यानी कि स्पेस को डिफाइन करने के लिए होगा। तो हमारे पास टोटल डिग्री और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएंगी रिजिड बॉडी के लिए? 6। अब एक बीड है जो कि फिक्स्ड है, वो सर्कुलर लूप में मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें, जैसे कि हम इसको बना लेते हैं, मान लीजिए सर्कुलर लूप हो गया, इसमें एक बीड है, कोई ये बीड है, ये मूव कर रही है, ठीक है। क्या कहा गया? फिक्स सर्कुलर लूप। तो यानी कि ये इसकी रेडियस होगी, ये इसका सेंटर होगा, और यहाँ से मान लीजिए एंगल है। तो हमने क्या कहा कि फिक्स सर्कुलर लूप, यानी कि जो आर है वो हमने फिक्स कर दिया, यानी कि हमने क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पर, क्या अप्लाई कर दिया? कंस्ट्रेंट। और हमने जब सर्कुलर लूप की बात करी है तो हमने किसकी बात करी? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसको हम डिफाइन करेंगे? केवल आर और थीटा के टर्म में। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? पहले 2। लेकिन अगर हमने सर्कुलर लूप है उसको फिक्स कर दिया, यानी कि आर जो है वो आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो जब आर आपने फिक्स कर दिया यानी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, कंस्ट्रेंट की वैल्यू कितनी हो गई? के। तो हमारे पास पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 2। अब यहाँ पर 1 आपने फिक्स कर दी, तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बचेंगी? 1। तो इसके पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, यानी कि एक कोऑर्डिनेट चाहिए होगा इसको डिफाइन करने के लिए, और वो बेसिकली क्या होगा? थीटा। आप देख सकते हैं इसमें, अब ये अगर ये बीच जो है वो पूरे सर्कल में मूव करेगी तो आर डिस्टेंस तो फिक्स है, क्योंकि रेडियस फिक्स है, 3 सेंटीमीटर का सर्कल है तो 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, और यहाँ पर केवल क्या वेरी करेगा? थीटा। तो केवल थीटा अगर हम पता कर लेंगे तो इस पार्टिकल की हम लोकेशन, इस बीड की लोकेशन हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। तो सिस्टम को 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एक कोऑर्डिनेट से हम लोग स्पेसिफाई कर पाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ, क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए हमें क्या बतानी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे बताएंगे? हाइड्रोजन एटम में क्या होगा? हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन। तो यानी कि हमें न्यूक्लियस को स्पेसिफाई करना होगा और हमें किसको स्पेसिफाई करना होगा? इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक प्रोटॉन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें एक्स वाई जेड, और हमारे पास एक प्रोटॉन को लोकेट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? 3 एक्स वाई जेड, यानी कि टोटल जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएंगी? 6। यानी कि एक हाइड्रोजन एटम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो कितनी होगी? 6 होंगी, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। पेंडुलम आपको पता है, पेंडुलम में क्या होता है? ये एक रिजिड सपोर्ट हो गया, यहाँ पर एक ये हमारे जो पोजीशन मेन पोजीशन हो गई, और यहाँ पर हमारे पास एक बॉब है जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसकी ये क्या है? ये लेंथ हो गई, और यहाँ पर ये क्या हो गया? एंगल, ठीक। अब ये सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हम लोग चूज करते हैं, एक आर थीटा, यहाँ पर हम लोग बात करें आर नहीं, हमने एल ले रखा है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एल और थीटा हो गया। अब अगर ये क्या है? एक सिंपल पेंडुलम, ये जो रॉड है, ये रॉड क्या है? फिक्स्ड है, ये रॉड फिक्स्ड है। तो इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए अगर हमने कहा कि फिक्स्ड, अगर ये सिंपल पेंडुलम है, ये रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड है, तो ये एल भी नहीं वेरी करेगा, और एल वेरी नहीं करेगा तो इसका मतलब केवल और केवल क्या वेरी करेगा? थीटा। जब ये ऑक्सीलेट करेगा तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी, और थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी इसके लिए? 1, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगी, लेकिन हमें क्या यहाँ पे याद रखना है कि इस यहाँ पर जो क्या है? सपोर्ट जो है वो रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट रिजिड नहीं होगा
अगर ये रिजिड सपोर्ट नहीं होगा, ये अगर लेंथ जो है आपकी रॉड की ये वेरी करेगी, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? 2। ठीक है, 2 पार्टिकल इन स्पेस, ये हम बात कर चुके हैं यहाँ पर कि 1 पार्टिकल है तो 3 चाहिए और 2 पार्टिकल हैं तो यानी कि 6 चाहिए। यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग बात करेंगे तो 6 हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हर सिस्टम के लिए वेरी कर रही है, और अगर हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो कम हो जा रही है। कहने का मतलब क्या है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर हम एक सिस्टम की बात करते हैं तो 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होगी, लेकिन 2 सिस्टम हो गए तो हमें 6 चाहिए, अगर 3 हो गए तो 9, और 9 कोऑर्डिनेट अगर आपके पास हो गए तो आप जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे सिस्टम की तो वहाँ पर 9 तरह के वेरिएबल आ जाएंगे। आप अगर 10 पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर 30 वेरिएबल्स आ जाएंगे, और इतनी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, वो एक डिफिकल्टी है। तो हमें करना क्या है कि इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? कंस्ट्रेंट अप्लाई करके। हमने देखा कि अगर हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब इसी से कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे रिड्यूस करते हैं, तो कॉन्सेप्ट होगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का और कंस्ट्रेंट का। तो अगले आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, जिसमें कितना भी बड़ा सिस्टम होगा उसमें हम कुछ जो कंस्ट्रेंट्स हैं लगा करके कुछ फिजिकल कंडीशन लगा देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, और सिस्टम को 2 से 4 वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे भी हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।